So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पे पहले डेज एंड थीम्स के न्यूज़ होने वाले हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज़ आपको मिलने वाला है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, मीटिंग समिट्स, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, साइंस एंड टेक एंड कुछ मिसलेनियस न्यूज़। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है डेज एंड थीम से रिलेटेड। क्या कह रहा है पहला न्यूज़, ध्यान से देखते हैं। ठीक है। पहला न्यूज़ आपसे पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डेज ऑब्जर्व एनुअली। ठीक है, हर साल हम किस दिन मजदूर दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को पता है मजदूर दिवस का सेलिब्रेशन हर साल 1 मई को होता है। ठीक है, 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं लेबर्स की, है ना, मजदूरों की बात करूं या लेबर्स की बात करूं, तो यहां पर लेबर सिर्फ वो लेबर की बात नहीं होती है जो लेबर चौक पे खड़े होते हैं। ठीक है, हर वो व्यक्ति जिसको काम करने के बदले सैलरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, वेजेस मिल रहे हैं, वो लेबर है। और उन्हीं के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के ग्रोथ में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखोगे लेबर राइट्स के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी भी है। लेबर राइट्स के लिए आप देखोगे हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है ना, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसे 11 अप्रैल 1919 को स्टैब्लिश किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, कि बाय विच ट्रीटी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश, है ना। उस ट्रीटी का नाम आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, कौन सी ट्रीटी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश ऑन 11 अप्रैल 1919 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लोगों के, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे लेबर राइट्स के लिए काम करता है। ठीक है, लेबर राइट्स के लिए काम करेगा, साथ ही साथ लेबर लॉज बनाने का काम करेगा, उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको बनाने का काम करेगा। 187 कंट्रीज यहाँ पे आपको एज मेंबर देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस में 193 है, आउट ऑफ विच 187 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल के रूप में आपको गिलबर्ट साहब देखने को मिलेंगे। ठीक है, गिलबर्ट एच लिख लो, गिलबर्ट होंगबो नाम है इनका। गिलबर्ट एच जो है ये डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे किसके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय ए ट्रीटी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस कहते हैं, है ना। ये वही ट्रीटी है जिसके बाद, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हुआ था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त करने के लिए यहाँ पे एक ट्रीटी को साइन किया गया था जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस कहते हैं। तो 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। लेबर राइट्स के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक इंटरनेशनल बॉडी है। बट ये एक तारीख ही क्यों चूज किया गया है, तो देखो होता क्या है, 4 मई 1886 को, है ना, 4 मई 1886 को शिकागो के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। शिकागो के अंदर क्या चल रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे, लेबर्स कर रहे थे, वहां पे अपने राइट्स के लिए कर रहे थे, वेजेस को बढ़ाने के लिए ये कर रहे थे। जिस एरिया में ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसे हम हे मार्केट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हे मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पे, शिकागो के अंदर। अब अचानक से क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि पीसफुली अब तक चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, वायलेंट हो गया। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी देखने को मिले, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी देखने को मिले और यहाँ पे लोगों की जान भी चली गई। जिसके बाद दोबारा से एक मीटिंग होती है ना, दोबारा से मीटिंग होती है इस प्रोटेस्ट को याद करते हुए, है ना। दोबारा से एक मीटिंग होती है इस प्रोटेस्ट को याद करते हुए। और ये मीटिंग कब होती है भैया, 1 मई 1890 को, है ना, 1 मई 1890 को दोबारा से ये मीटिंग होती है। और शिकागो वाले राइट्स में, शिकागो वाले में जो बॉम्ब ब्लास्ट में लोगों की जान गई थी, है ना, उसको याद करते हुए ये मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद ही आप देखोगे 1 मई
1 मई 1891 से हमने क्या सेलिब्रेट किया, तो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेशनल लेबर डे हम 1 मई को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आप कहोगे कि सर 4 मई 1886 को शिकागो के हे मार्केट के अंदर कुछ लेबर्स है ना, लेबर यूनियंस जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए। तभी ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था ये अचानक से वायलेंट हो गया, जहां पे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लोगों की जान गई। उसके बाद दोबारा एक मीटिंग हुई 1 मई 1890 को, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट में लोगों ने जान गंवाया, उनको याद करके मीटिंग को कंडक्ट किया गया। और इसी वजह से 1 मई ये तारीख जो है वो डिसाइड की गई कि हम लोग इसी दिन इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करेंगे। बट अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया बहुत सालों के बाद इंडिया ने भैया लेबर डे, सबसे पहला लेबर डे जो है सेलिब्रेट किया, वो कब किया है भैया, तो इंडिया ने 1 मई 1923 को, है ना, इंडिया ने सबसे पहले 1 मई 1923 को लेबर डे सेलिब्रेट किया है। इंडिया के अंदर इसका सेलिब्रेशन हुआ है, और इसका सेलिब्रेशन तब के मद्रास में हुआ था, तब के मद्रास में इसका सेलिब्रेशन हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे 1 मई को ही हम लोग गुजरात दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस, है ना, 1960, 1 मई 1960 को इसका सेलिब्रेशन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इस बार का थीम याद रख लेना, थीम है ना, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया, आयुष्मान भारत दिवस सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर। और ये इसका सेलिब्रेशन होता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। भारत के कौन से योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, ठीक है। ये वही योजना है जो को लॉन्च किया गया था 2018 में। कहां से लॉन्च किया गया था, रांची से लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब लॉन्च होता है, 2018 के अंदर लॉन्च होता है। और तारीख की बात करूं तो ये तारीख था 23 सितंबर, ठीक है। और इसी योजना के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए आयुष्मान भारत दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस योजना की बात करूं तो यहां पे आपको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर क्या मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, इस योजना के साथ, है ना, वय वंदना योजना को भी ऐड किया गया। इस योजना के साथ वय वंदना योजना को भी ऐड किया गया, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग 70 साल से ज्यादा का अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको एडिशनल हम लोग 5 लाख का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आपकी फैमिली है ना, लेट्स से आपकी कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में कुछ मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, उस फैमिली में कुछ मेंबर्स रह रहे हैं, तो आपने क्या बना लिया, अपना आयुष्मान कार्ड बना लिया, ठीक है। आयुष्मान कार्ड की मदद से आपको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलने वाला है। बट वहीं अगर आपके फैमिली में एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज्यादा है, तो सोच के देखो, मेडिकल लाइबिलिटी सबसे ज्यादा बुजुर्गों का ही होता है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो यहां पे वय वंदना को भी इंक्लूड कर दिया गया, जिसमें 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे न्यूज हमने कवर किए। पहले हमने देखा इंटरनेशनल लेबर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा हिस्ट्री समझा हमने। फिर हमने गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस देखा, और उसके बाद इस न्यूज में हमने आयुष्मान भारत दिवस देखा, जो कि 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ताकि लोगों को आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जा सके। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अगला न्यूज है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगला न्यूज है। वेरी गुड मॉर्निंग हरिका। क्या कह रहा है पहला न्यूज, अगला न्यूज देखो, कह रहा है आरबीआई मेक्स यूज ऑफ प्रवाह पोर्टल मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम विच स्टेट। भैया आरबीआई ने बोला है, ठीक है,
सभी स्टेक होल्डर्स को आरबीआई ने बोला है कि अगर आपको कुछ भी काम हो, मुझसे लाइसेंस ग्रांट करानी हो या कोई भी चीजें हो, कोई भी परमिशन लेना हो, तो वो सब कुछ आप कहां से करोगे? प्रभा पोर्टल से। तो देखो प्रभा पोर्टल क्या कहता है? प्रभा पोर्टल कहता है भैया, प्रभा पोर्टल कहता है, ये किसका इनिशिएटिव है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के पीछे मोटिव क्या है? तो मोटिव है भैया ई गवर्नेंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। ई गवर्नेंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि भैया हमारे देश की जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न करना चाहते हैं। और इसी वजह से प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये लॉन्च कब होता है? 28 मई 2024। इसके अंदर क्या है भैया? इसके अंदर आपको आरबीआई से कुछ भी अप्रूवल लेना है, कुछ भी अप्रूवल लेना है, कोई लाइसेंस लेनी है ना, तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल से मिलने वाला है। सब कुछ इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल से आपको मिलने वाला है। जब से ये लॉन्च हुआ है, यानी कि 28 मई 2024 को ये लॉन्च हुआ था, तो जब से ये लॉन्च हुआ है अब तक आप देखोगे 4000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को यहां पे अप्रूव किया जा चुका है। एप्लीकेशंस को यहां पे अप्रूव किया जा चुका है। मतलब अगर आपको आरबीआई से कुछ भी काम कराना है तो आप कहां जाओगे? तो आप प्रभा पोर्टल पे जाओगे, जिसे लॉन्च किया गया था 28 मई 2024 को। ठीक है, मोटिव क्या है? हम चाहते हैं भारत की फाइनेंशियल सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्न करे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्न करे। तो कहा जा रहा है सभी स्टेक होल्डर्स को कि भैया लाइसेंस वाइसेंस के जितने भी काम होंगे आपको 1 मई 2025 से इसी पोर्टल पे आना पड़ेगा। सबको यहीं आना पड़ेगा, ये इस न्यूज का कहना है। सबको यहीं पे आना पड़ेगा, है ना। इसमें सभी इंक्लूडेड है। सबको मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, है ना, इसके बाद एनबीएफसीज हो गए, है ना, एनबीएफसीज हो गए, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, है ना। सबको आपको यहीं पे आना है। ठीक है, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो सबको यहाँ पे लाइसेंस वगैरह के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला न्यूज। अगला है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन का न्यूज। आपसे पूछा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ध्यान से इस न्यूज को समझना। अभी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए एंड पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमें, है ना, कोऑपरेटिव तरीके से चीजों को इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो नहीं हम कुछ भी कर देंगे। हमें कुछ बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स का सजेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से हमने क्या बोला? हमने बोला कि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को स्टैब्लिश करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को स्टैब्लिश करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ये काम क्या करेगी? ध्यान से लिख लो। ये काम करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, है ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस देने का। और ये एडवाइस किससे रिलेटेड होगा? सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, सारा न्यूज क्लियर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को स्टैब्लिश करने का मोटिव यह है कि भैया ये बोर्ड एडवाइस करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। किससे रिलेटेड? सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होते हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल के अंदर आपको भैया हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी देखने को मिलेंगे। अजीत डोवाल साहब देखने को मिलेंगे, जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, साथ ही साथ नीति आयोग के मेंबर्स यहां देखने को मिलेंगे। नीति आयोग के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। यहां पे मिनिस्ट्रीज देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, होम अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, है ना। तो ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं, किसके? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, और इसी को एडवाइस ये देगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की,
तो देखना इसे क्या कहा जा रहा है, इसे हम रिवैम्प कर रहे हैं। रिवैम्प करने का मतलब होता है फिर से शुरू करना। रिवैम्प करने का मतलब होता है किसी चीज को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को फिर से शुरू किया जा रहा है तो सबसे पहली बार इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहली बार इसे 1998 में लॉन्च किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। और उस समय इसके चेयरमैन कौन थे भैया? तो उस समय इसके चेयरमैन थे कौन? तो सुब्रमण्यम साहब। सुब्रमण्यम साहब उस समय इसके चेयरमैन थे, सुब्रमण्यम साहब। और वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसे भी पहली बार 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे स्टैब्लिश किया गया था। एंड ब्रजेश मिश्रा इसके अंदर भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को बनाया गया है, इसमें एक तो भैया चेयरमैन होंगे और 7 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें अजीत डोभाल साहब भी शामिल होंगे। और इसी एक मेंबर का नाम आपसे पूछा है तो वो कौन हो जाएंगे? आलोक जोशी। क्या न्यूज कंफर्म हुआ? देखो, थोड़ा सा स्टोरी जैसा समझोगे तो याद हो जाएगा। मैंने बोला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को हम बनाएंगे। पहली बार बनाया 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और उस समय उसके चेयरमैन कौन थे? तो सुब्रमण्यम साहब थे। इसका काम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, एडवाइस करना सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसे भी इसी समय बनाया गया था। और इसके अंदर पहले एनएसए कौन थे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा। इस काउंसिल के अंदर आप देखोगे एनएसए भी शामिल होता है, मिनिस्ट्रीज भी शामिल होती है, नीति आयोग भी शामिल होता है ना, एडिशनल एंड डिप्यूटी एनएसए भी शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो बोर्ड बनाया जा रहा है इसमें 7 मेंबर्स है, जिसको लीड किया जा रहा है आलोक जोशी जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर रॉ चीफ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ है। एम आई क्लियर विद दिस न्यूज? प्लीज कंफर्म करें इन द कमेंट सेक्शन। एम आई क्लियर विद दिस न्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आइए, नेक्स्ट न्यूज आपसे पूछा है मीटिंग्स एंड समिट से रिलेटेड। आपसे बोला जा रहा है कि हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन मुंबई। तो एक समिट है, एक समिट हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है। मीटिंग की जगह बता दी गई है कि मुंबई में हो रहा है। कितने दिनों की मीटिंग है? 4 दिनों की मीटिंग है। इस मीटिंग में आप देखोगे रजनीकांत साहब भी शामिल हैं। रजनीकांत द फेमस एक्टर फ्रॉम साउथ, ये भी शामिल है। यहाँ पे शाहरुख खान भी शामिल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मुकेश अंबानी जी भी शामिल, मुकेश अंबानी जी भी शामिल है। आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर समिट को और होस्ट कौन कर रहा है, तो याद रखना इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर समिट को इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। तो एक समिट है, मुंबई में हुई है, 4 दिनों का। रजनीकांत, शाहरुख खान एंड रजनीकांत साहब, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी शामिल। इस समिट को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेव समिट, है ना। जब आप इसका फुल फॉर्म को जोड़ के देखोगे तो इसे हम वेव समिट बोलेंगे, है ना। वेव समिट काम करती है किसके ऊपर? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर काम करती है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर काम करती है। ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के ऊपर काम करती है। ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री यानी म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के साथ भी काम करती है। कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के साथ भी काम करती है। अच्छा, ये जब इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी, भैया ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट तो करती है ना। जब ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी तो हम इसे कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना जरा, इसे हम कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? अब देखो हो क्या रहा है। तो इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मोटिव क्या है? तो मोटिव है हमारी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसको बढ़ाना, है ना। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाना, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को बढ़ाना, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को बढ़ाना, एंड साथ ही साथ ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को भी बढ़ाना, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को भी
इन्हांस करना ताकि ये जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, रिसेंट एक न्यूज आपने पढ़ा होगा जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, जहां पे कैबिनेट ने क्या अनाउंस किया था, कैबिनेट ने बोला कि भैया हम लोग 1 बिलियन खर्च करेंगे आने वाले टाइम पे, 1 बिलियन खर्च करेंगे। आप पूछोगे सर किस में खर्च किया जाएगा, तो यहां पे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को इनहांस करने के लिए, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम लोग 1 बिलियन जो है वो खर्च करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक न्यूज डिस्कस किया था जहां पे हमने देखा था कि मुंबई के अंदर एक इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, और इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के लिए आप देखोगे कितने रुपए लगाए जा रहे हैं, 391 करोड़ लगाए जा रहे हैं, 391 करोड़। और इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, याद आ रहा है? ठीक है, तो क्रिएटिव चीजों के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, गेमिंग्स के लिए, है ना, तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट को भी फॉर्म किया जा रहा है, इतना खर्चा आएगा, एंड साथ ही साथ 1 बिलियन कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में सरकार लगाने वाली है। इसे हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, लिख लो, है ना, हमने डिस्कस भी किया है, ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जब ये कंट्रीब्यूट करेगी तो कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आपसे बोल रहा है नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से। आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट कास्ट सेंसस, है ना, कास्ट सेंसस कंडक्ट करने वाली पहली स्टेट कौन सी थी भैया, तो बिहार थी, ठीक है। बिहार जो है ये पहली स्टेट थी जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट किया था, जहां पे हम लोग ओबीसी कैटेगरी को खोल के देख रहे थे, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी को खोल खोल के देख रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना स्टेट वो पहली स्टेट है जो कि सब क्लासिफाई कर रही है, जो कि सब क्लासिफाई कर रही है किसको, एससी कैटेगरी को, ताकि एससी कैटेगरी के अंदर भी जो लोग हैं, है ना, एससी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे लोग हो, है ना, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो इसके अंदर भैया जो एससी कैटेगरी को तो रिजर्वेशन मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, बट इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सके, इनको रिजर्वेशन और ज्यादा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एक एससी में लड़का होगा जो कि बहुत अमीर होगा, एक बहुत ज्यादा गरीब होगा, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन दे देंगे। तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट करने का काम कौन कर रहा है, तेलंगाना। बट कौन सा स्टेट है जो कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इनिशिएट किया था, वो था बिहार, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, बिहार। अब देखो कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। अगर मैं सेंसस की बात करूं, अगर मैं सेंसस की बात करूं, ठीक है, तो ये हमारे यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। सेंसस से रिलेटेड आपको एक एक्ट भी देखने को मिलेगा, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, सेंसस एक्ट ऑफ 1948। अगर मैं पहला सेंसस की बात करूं, फर्स्ट सेंसस की बात करूं, फर्स्ट सेंसस, तो इसको कंडक्ट किया गया था लॉर्ड मायो जी के टाइम पे, लॉर्ड मायो जी के टाइम पे, बट ये इनकम्प्लीट सेंसस था। किस टाइप का सेंसस था, इनकम्प्लीट सेंसस था। बट वही अगर मैं फर्स्ट सेंसस की बात करूं, है ना, किसके टाइम पे, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये क्या था भैया, ये एक पहला सिस्टमैटिक सेंसस था, पहला सिस्टमैटिक सेंसस जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे कंडक्ट किया गया था। तो पहला सेंसस लॉर्ड मायो के टाइम पे इनकम्प्लीट सेंसस था, ठीक है, कब किया गया था, 1872 को, और रिपन के टाइम पे भैया 1881 में सिस्टमेटिक बेसिस पे सेंसस कंडक्ट किया गया था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं सेंसस की बात करूं तो भैया यहां पे सेंसस से डेटा जो है, सेंसस का जो डेटा है वो हर साल आता है, हर 10 साल में आता है, हर 10 इयर्स में आता है। लास्ट सेंसस हमने कब किया, लास्ट सेंसस हमने किया भैया 2011 में, हमें करना था कब, 2021 में, बट ये पीरियड था कौन सा वाला, कोविड वाला, इस वजह से सेंसस नहीं हो पाया, ठीक है, सेंसस नहीं हो पाया।
सेंसस से हमें क्या पता चलता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझना एक कंसेप्ट को। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहता है ना, कि भैया जब पॉपुलेशन बढ़ती है या पॉपुलेशन घटती है, तो उस दौरान 16 साल से 65 साल के लोग ऐसे कितने हैं जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भैया ये जो क्लास होता है 16 साल से 65 साल का, यही तो वो क्लास होता है जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है ना, कितना शिफ्ट कर रहे हैं हम, कितने लोग हैं जो इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करता है कौन? सेंसस। अब बोला ये जा रहा है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। ऐसा नहीं है भैया कि कास्ट बेस्ड सेंसस पहली बार हो रहा है ना। लास्ट टाइम आप देखोगे 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, ठीक है। कास्ट बेस्ड सेंसस लास्ट टाइम 1931 में हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। देखो एससी एसटी से रिलेटेड डेटा तो हमारे पास आता है, बट ओबीसी से रिलेटेड डेटा हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कास्ट बेस्ड सेंसस को मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है। किसको मंजूरी दे रहे हैं? कास्ट बेस्ड सेंसस को मंजूरी देने का काम करेंगे। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो अगला सेंसस है 2025-26 में कंडक्ट किया जाएगा, 25-26 में कंडक्ट किया जाएगा, और इसे डिजिटल मोड में कंडक्ट किया जाएगा, डिजिटल मोड में कंडक्ट किया जाएगा। अब जब 25-26 में कंडक्ट किया जाएगा तो पॉपुलेशन की एग्जैक्ट डेटा भी हमें पता चल जाएगी। तो हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे 2029 के अंदर, इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है उसको, उसके अंदर भी फेरबदल जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस को मंजूरी दे रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस सेंसस को कंडक्ट जब कराया जाएगा, इसको लीड कौन करेंगे? विवेक जोशी। कौन करेंगे? विवेक जोशी। ये पहली अपॉइंट कर दिए गए थे। दूसरी चीज, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आएगी, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आने वाली है। अच्छा, सेंसस की डेटा कलेक्ट कौन करता है? सेंसस की डेटा जो है इसको कलेक्ट करने का काम किसका है? एनएसएसओ का है, एनएसएसओ का है ना। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो 2019 के अंदर, है ना, सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, ठीक है। तो इसकी डेटा एनएसएसओ करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी। क्या ये न्यूज क्लियर है? बताइए जरा, क्लियर है न्यूज? ठीक है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस को हमने मंजूरी दे दी है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है। पूछ रहा है, मैक्सिको हैज रिसेंटली अग्रीड टू डिलीवर वाटर फ्रॉम रियो ग्रांडे टू विच कंट्री? ध्यान से समझना, रियो ग्रांडे ये वो रिवर है जो कि मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे ये वो रिवर है जो कि मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करती है, यूएसए के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करती है, ठीक है। मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में क्या फॉर्म करती है भैया? एक बॉर्डर फॉर्म करती है। क्लियर बात? अगर मैं रियो ग्रांडे रिवर की बात करूं, रियो ग्रांडे रिवर की बात करूं, ठीक है, तो याद रखना भैया, ये कितने लंबा है? तो 1896 माइल्स लंबा है, 1896 माइल्स लंबा ये रिवर होने वाला है ना। और इसीलिए भैया इसे इसे यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का फोर्थ लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? याद रखना, ये ओरिजिनेट हो रहा है रॉकी माउंटेन्स,
है ना, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कोलोराडो से। कहां से? कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो से ये इनिशिएट हो रहा है। अब हुआ क्या भैया, यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। ध्यान से समझना, इस ट्रीटी को क्या कहते हैं? इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ, ट्रीटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ, यूटिलाइजेशन फॉर द वाटर ऑफ, है ना, वाटर ऑफ कौन कौन से रिवर? तो वाटर ऑफ कोलोराडो, 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 इसके बाद तिजुआना, है ना, तिजुआना रिवर, एंड ग्रांडे रिवर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एंड ग्रांडे रिवर। तो एक ट्रीटी साइन होती है यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में, है ना। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द वाटर ऑफ कोलोराडो, टिजुआना रिवर एंड रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया कि यूएसए क्या करेगी, यूएसए जो है ना, ये कोलोराडो रिवर का, कोलोराडो रिवर का कुछ पानी देगी किसको? मैक्सिको को। इसके बदले मैक्सिको क्या करेगी? मैक्सिको क्या क्या करेगी? रियो ग्रांडे रिवर का, रियो ग्रांडे रिवर का कुछ पानी देगी किसको? यूएसए को, है ना, कुछ पानी देगी यूएसए को। बट ये जो ट्रीटी साइन की गई थी 1944 में, ये ऑफिशियली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, ये ऑफिशियली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं भेजा जाता था, पानी भेजा जाता था, और यूएसए के टेक्सास शहर में ये पानी आने वाला था, यूएसए के टेक्सास शहर में ये पानी आने वाला था। बट ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, अब इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो 1944 में एक ट्रीटी साइन होता है यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में, जिसका नाम है ट्रीटी फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द वाटर ऑफ कोलोराडो, टिजुआना रिवर एंड ग्रांडे रिवर, जिसके अंदर मैक्सिको रियो ग्रांडे रिवर का कुछ पार्ट यूएसए को देगा एंड यूएसए कोलोराडो रिवर का कुछ पार्ट मैक्सिको को देगा। ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, बट अब इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो यानी कि मैक्सिको हैज रिसेंटली अग्रीड टू डिलीवर वाटर फ्रॉम रियो ग्रांडे टू विच कंट्री? तो यूएसए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी, यूएसए इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। यूएसए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट बात करूं तो 17,50,000 एकड़ फीट, है ना, 17.50 लाख एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है ये दिया जाएगा 5 सालों में। आइए, नेक्स्ट न्यूज इज विच कंट्री हैज रिसेंटली रिटेन इंडिया ऑन इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर एलिक्ड आईपी राइट्स। ध्यान से समझना इस न्यूज को भी। अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि भैया ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट भैया एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सारे क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आती है जहां पे इंडिया को 42 रैंक मिलता है लेटेस्ट रिपोर्ट में, आउट ऑफ 55 कंट्रीज, आउट ऑफ 55 कंट्रीज। अब ये न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ये न्यूज कह रहा है कि यूएसए की ऐसे प्रोडक्ट्स, यूएसए के ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको भैया कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ है, जब हम इसे रशिया में बेचते हैं, जब हम इसे चाइना में बेचते हैं, या जब हम इसे इंडिया में बेचते हैं, तो ये लोग भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या कहता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहता है कि भैया, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहता है कि आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो, है ना। अगर मेरे पास कोई चीज की पेटेंट है तो भैया उस चीज के ऊपर आप काम नहीं करोगे, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करोगे। बट यूएसए कह रहा है भैया, यूएसए अपनी एक रिपोर्ट, है ना, अपनी एक रिपोर्ट में कह रहा है कि जब हम लोग अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट्स भेजते हैं इन देशों में, ठीक है, तो यहां पे इसका डुप्लीकेसी चल रहा है, डुप्लीकेसी चल रहा है। और इसीलिए भैया इन देशों को भैया,
है ना, वॉच लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है, वॉच लिस्ट में रखा गया है। बहुत ज्यादा हम लोग चेक करेंगे, यानी कि यूएसए चेक करने वाला है कि क्या हमारे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए, आपसे पूछा है इंडिया टू एग्जिबिट स्कैड बुद्धा रिलिक ऑफ सरनाथ इन विच कंट्री, है ना। सरनाथ वो प्लेस है, सारनाथ कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। यहाँ पे भैया आपको, ठीक है, गौतम बुद्ध, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बोधि, गौतम बुद्धा ने, है ना, बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे, है ना, अपना पहला सरनाम दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, व्हील ऑफ लॉ कहते हैं इस उपदेश को, व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है, कैसे आप एनलाइटमेंट पा सकते हो, ये बात इसमें कही गई थी। कैसे आप एनलाइटमेंट पा सकते हो कि बात इसमें कही गई थी। अब जो बुद्धा की रिलिक्स है, बुद्धा की अवशेष जो बचे हुए हैं, ठीक है, रिलिक्स जो बचे हुए हैं, इसे भैया सारनाथ यूपी के अंदर ही रखा हुआ है। सारनाथ यूपी के अंदर ही एक मोनास्ट्री में रखा गया है, एक मोनास्ट्री में रखा गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मूल गंधा मोनास्ट्री। नाम क्या है, मूल गंधा मोनास्ट्री, मूल गंधा मोनास्ट्री। अब इस मूल गंधा मोनास्ट्री से जो अवशेष हैं गौतम बुद्धा के, वो भेजे जा रहे हैं कहां पे, वियतनाम। कहां पे भेजे जा रहे हैं, वियतनाम में भेजे जा रहे हैं। अब आप पूछोगे सर अचानक से ऐसा क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये भेजा जा रहा है। तो याद रखना भैया, है ना, याद रखना, हम लोग हम लोग भैया सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 15, सॉरी, हम लोग वेसक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेसक डे, है ना। एंड बुद्धिज्म में इसे होलिएस्ट डे के रूप में, सबसे पवित्र दिन के रूप में देखा जाता है ना। बुद्धिज्म का जो सबसे पवित्र दिन है उसे हम वेसक डे के नाम से जानते हैं। इसका सेलिब्रेशन कब हो रहा है भैया, 12 अप्रैल को हो रहा है। और इसी वजह से, है ना, वेसक डे के सेलिब्रेशन की वजह से, है ना, जो बुद्धा के रिलिक्स है वो वियतनाम जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, वेसक डे याद रखना, ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, इसकी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर रहा है। रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, तो 15 दिसंबर 1999 को इसे अडॉप्ट किया गया। एंड ऑफिशियली साल 2000 में पहली बार इसका सेलिब्रेशन किया गया, किसका, वेसक डे का। समझ में आ गया क्या। तो भैया ये जो अवशेष हैं किसके, गौतम बुद्ध के, जो कि फिलहाल कहां पे है, मूल गंधा मोनास्ट्री में है, जो कि सारनाथ यूपी के अंदर है। ये वही जगह है जहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था एनलाइटमेंट के रास्ते के बारे में, व्हील ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो यहां से इनके जो अवशेष हैं वो कहां जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग वेसक डे सेलिब्रेट करते हैं 12 अप्रैल को। ये बुद्धिज्म का सबसे पवित्र दिन होता है। ठीक है, और इसका सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इसकी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने 15 दिसंबर 1999 में अडॉप्ट कर ली थी, 2000 में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। क्लियर है, तो वियतनाम आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। आपसे पूछा है कि मिक्स मार्शल आर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन विच एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। जो लास्ट वाला एडिशन हुआ था एशियन गेम्स का, यानी कि 19th एडिशन, ये कहां पे हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। ठीक है, और एशियन गेम्स का पहला एडिशन कब हुआ था बताइए, ये इंडिया के अंदर हुआ था। याद रहे यहां पे भैया हर 4 साल में, एवरी 4 years में इसे कंडक्ट किया जाता है, एवरी 4 years में कंडक्ट किया जाता है। जो 19th वाला एडिशन हुआ था इसको टॉप किया था चाइना ने, है ना। दूसरे नंबर पे जापान था, एंड चौथे नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा था। इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते थे। इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते थे, कौन से वाले एडिशन में, तो 19th एडिशन में, जो कि हुआ था 2022 के अंदर, 2022 के अंदर। एशियन गेम्स को ना हम लोग एशियाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
एशियाड भी कहते हैं। किसको? एशियन गेम्स को। चाइना ने, यहां पे आप देखोगे चाइना ने टोटल, है ना, 201 गोल्ड जीते थे। चाइना ने 201 गोल्ड जीते थे, भारत ने 28 गोल्ड जीते थे। भारत की रैंकिंग फोर्थ, चाइना की रैंकिंग फर्स्ट। 19th एडिशन में 2022 में हुआ था, तो मैंने बोला 4 साल बाद होगा। तो 4 साल बाद भैया कब होगा? तो 4 साल बाद 2026 में होगा, जब हम लोग इसका 20वां एडिशन जो है खेलेंगे। और ये होने कहां पे वाला है? जापान के अंदर। कहां पे? जापान के अंदर। क्लियर है? जापान के अंदर। तो पहला एडिशन कहां हुआ था भैया? इसका पहला एडिशन भारत के अंदर हुआ था 1951 में। किसकी बात कर रहा हूं? एशियन गेम्स, या मैं कहूं एशियाड की बात कर रहा हूं। 19th एडिशन 2022 में हुआ था। हर 4 साल में से खेला जाता है। 19th एडिशन में चाइना ने 201 गोल्ड मेडल जीते थे। चाइना टॉप कर रहा था। इंडिया ने 28 गोल्ड जीते थे। इंडिया की रैंकिंग फोर्थ थी। अब 2026 में कहां होगा? जापान के अंदर। ठीक है, आओ अगला आपसे पूछा है प्रीमियर लीग टाइटल किसने जीता है। देखो पहली बात तो याद रखना, जो प्रीमियर लीग होता है, प्रीमियर लीग, है ना, इसे कंडक्ट कराती है भैया इंग्लैंड फुटबॉल। इंग्लैंड फुटबॉल इसे कंडक्ट कराती है, याद रखना। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स प्रीमियर लीग का टाइटल, मोस्ट टाइटल किसने जीता है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है, जिसे हम मैन्यू भी कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। और अब कौन जीत रहा है? लिवरपूल जीत रहा है। लिवरपूल क्या जीत रहा है? प्रीमियर लीग का टाइटल जीत चुका है ना। ये इसका दूसरा टाइटल है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड रिसेंटली हमने कोपा डे रियल का हमने कब देखा? जहां पे कौन जीत रहा था? बार्सिलोना जीत रहा था। बार्सिलोना जीत रहा था। ठीक है, बार्सिलोना ने इस कप को 32 बार जीता है, 32 टाइम्स जीता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिवरपूल जीत रहा है। कुछ मिसलिनियस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां पे सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है भैया? है ना, ऑपरेशन हॉक। लिख लो, ऑपरेशन हॉक चलाया गया। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। जहां पे हमने देखा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल एक पूरा चेन था जहां पे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे ये चेन चल रहा था, इसको ब्रेक किया गया है। ठीक है, इसके बाद है एक्सियोम स्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिसर के पोस्ट पे आप देखोगे तेजपाल भाटिया जी को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद रामानुजन जी के ऊपर एक किताब जिसे रिसेंटली रिलीज की गई है नेशनल आर्कीव्स के द्वारा। नाम क्या है? रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। सेशन कैसा लगा ये क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने मंथली सेशन की बात की थी, ठीक है, तो इसका एक पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी। एक पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है लगभग 1.25 घंटे का। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट में रिकॉर्ड करके इसे मर्ज करके शाम को 6 बजे लाइव कर दूंगा। मुझे लगा शाम को 6 बजे ये लाइव हो पाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगी, बट वो सेशन जो है वो 2.5-3 घंटे का होने वाला है, 2.5 घंटे का होने वाला है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं कल अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।